तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो में बात करने वाले हैं भाई हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई की कुछ सबसे मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड ये सिर्फ मेरे ओपिनियन है बिकॉज अपडेट्स हमने सब कुछ कंप्लीट करके खत्म कर दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में बात करेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अभी कुछ क्या दिक्कतें हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत परफेक्टली फाइन चल रही है, लेकिन हम है कुछ इंटरनेट के कीड़े, तो भाई हम लोग निकालेंगे खामियां। ठीक है, आपको क्या क्या लगता है अभी कमेंट करके बताना। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव के बारे में। वो ये है कि टाइटल रेंज भाई इतनी लंबी मत कराओ यार, मतलब इतना ज़्यादा लंबा मत कर दो। रोमन की रेंज ठीक है भाई, उसको एक्सेप्शन रखते हैं, वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली रेंज है, उसको साइड रखते हैं। लेकिन इसके बाद आप देखो ना, लोगन पॉल की रेंज कितनी लंबी रही, 2 बार टाइटल उन्होंने सिर्फ डिफेंड करी, रेंज बहुत लंबी रही, इसलिए उनको हेट भी मिला। गुंथर की रेंज बहुत लंबी रही, टाइटल रेंज अच्छी थी उनकी, लेकिन वो भी रेंज बहुत लंबी। रिया रिप्ली की रेंज तो इतनी लंबी रही भाई कि उनको एंड में टाइटल रिलिंक्विश करनी पड़ी, वो हारी नहीं टाइटल। चाहे आप ईओ स्काई की भी रेन देख लो, उनकी भी रेन काफ़ी लंबी थी। तो पता नहीं ये ट्रिपल एच के एरा के अंदर टाइटल ड्रॉप कराना क्यों नहीं चाहते, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मतलब जो मेन टाइटल्स हैं वो अगर चिपक गए किसी चैंपियन के साथ में तो चिपके ही रह जाएंगे। चाहे आप अनडिस्प्यूटेड टाइटल की बात कर लो, चाहे आप यूएस टाइटल, आईसी टाइटल, विमेंस टाइटल, किसकी भी बात कर लो, तो ये एक दिक्कत है ट्रिपल एच एरा के अंदर। अब एक तो लगता है, अब ये देखो ऐसी मेंटेलिटी बन गई ना भाई इस चीज़ के कारण कि लगता है कि अगर कोई टाइटल ड्रॉप करेगा मेन चैंपियन तो वो रेसलमेनिया में ही करेगा। लाइक अब समरस्लैम में कोई मैच होता है या फिर किसी मिड पेपर व्यू में होता है तो हमारे दिमाग में चीज़ आती भी नहीं है कि कोई हारेगा, मतलब लगता भी नहीं कि ये चैंपियन टाइटल ड्रॉप करेगा। हमें लगता है कि रेसलमेनिया में ही टाइटल चेंज होगी, नहीं तो रॉयल रंबल में। तो ये माइंडसेट चेंज करना है तो भाई आपको टाइटल रेंज छोटे देने पड़ेंगे। लाइक कई टाइटल रेंज विंस के एरा में ऐसी थी जो कि यू चैंपियन बने, अगले शो में हार गए। स्क्वैश मैचेस भी आपको देने पड़ेंगे। लाइक आपने देखा होगा लेसनर एंड कोफी किंगस्टन का मैच, लोग आज तक उस चीज़ को हेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो एक मेमोरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग स्क्वैश मैचेस भी काफ़ी ज़रूरी है। फील्ड को स्क्वैश करा था गोल्डबर्ग ने, वो एक गलत डिसीजन था, लेकिन स्टिल वो भी एक मेमोरी है। तो रेसलिंग एंड स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ऑल अबाउट मेमोरीज। लोग आज भी ये याद करते हैं कि भाई अंडरटेकर की स्ट्रीक लेसनर ने तोड़ी थी, लोग ये नहीं याद रखते हैं भाई कि लेसनर ने अपने करियर के अंदर इतने इतने सारे मैचेस लड़े। लोग मेमोरी याद रखते हैं, वो एक कोर मेमोरी तभी बनती है या तो कुछ बहुत स्पेशल हो यानी तो कुछ बहुत घटिया हो। तो जरूरी नहीं है कि चीज़ों को स्पेशल बनाने के लिए आपको रेंज लंबी करनी पड़े, आप रेंज छोटी करके भी उसको स्पेशल बना सकते हो। स्पेशल इसलिए बना सकते हो कि भाई इसकी रेंज क्या 2 दिन की रेंज थी, इसलिए भी बन सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इनको इस पैटर्न को चेंज करना चाहिए, रेंज को हमेशा लंबा नहीं रखना चाहिए। इसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट है वो है कोडी रोड्स को लेके। एंड आई एम सॉरी भाई अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं कोडी रोड्स के लिए स्पेशली थोड़ा ज़्यादा बायस्ड हूँ कि उनके खिलाफ बोलता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मतलब मैं दिल से चाहता हूँ ना कि कोडी रोड्स हील बने, मेरी ये डिमांड है। जिस दिन कोडी रोड्स हील बन गए ना भाई, शायद मैं उनका बिगेस्ट फैन हो जाऊंगा, बिकॉज आई नो कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है एंड अभी उनको सिर्फ बच्चों के सामने अच्छा दिखाने के लिए इस कैरेक्टर में ढाला जा रहा है। कहने का मतलब है कि कोडी रोड्स के साथ ये दिक्कत है। एक और दिक्कत है कोडी के साथ में ये कि कोडी के लिए स्टोरी लाइन्स हैं ही नहीं। ये बात मैं रेसलमेनिया 39 से करते आ रहा हूँ। चलो उस टाइम तो कुछ थी भी अपॉर्चुनिटीज़ कोडी के पास, इन्होंने लेसनर के साथ फ्यूड दी, लंबी फ्यूड दी, चलो वो छोड़ दो। रेसलमेनिया 40 के बाद कोडी के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि सही में कुछ अच्छा हुआ है? मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि अगर कोडी की स्टोरी फिनिश हो जाएगी देन व्हाट इज नेक्स्ट। कोडी स्टोरी फिनिश कर लेंगे, उसके बाद इससे बड़ा वो कुछ कर सकते हैं अपने करियर में? मुझे बता दो, इसका कुछ आंसर हो ही नहीं सकता। कोडी ने सबसे बड़ी चीज़ तो कर ली अपने करियर की, कोडी ने स्टोरी फिनिश कर दी, चैंपियन बन गए वो। अब इससे मैसिव वो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ बड़ा इसलिए नहीं करो क्योंकि आपको उसके आगे भी कुछ बड़ा करना, आप करो बड़ा, लेकिन कोडी के सामने दिक्कत ये है ना कि कोडी को अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मान के चलो 10-12 साल और टाइम देना है, लंबा टाइम है कोडी का। तो अब आगे आने वाले 10-12 साल भाई इससे मैसिव तो नहीं हो सकते हैं। तो अब वो 10-12 साल कैसे सर्वाइव करेंगे वो नहीं मालूम। स्टोरी लाइन्स की दिक्कत है कोडी के साथ में। आए दिन आप देखोगे कोडी रोमन का नाम लेते हैं, नहीं तो ब्लड लाइन का नाम लेते हैं, तो किसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी को ब्लड लाइन में शामिल करती ही है, बिकॉज ब्लड लाइन ही वो चीज़ है, रोमन ही वो चीज़ है जो कि कोडी रोड्स को रेलेवेंट बनाते हैं। चाहे कभी रॉक रेलेवेंट बनाए, कभी रोमन बनाए, कभी सोलो बनाए। सोचो ये कंडीशन आ गई कि सोलो सिकोआ जो कि कोडी के कितने बाद आए, इनका करियर कितना टाइम बाद स्टार्ट हुआ, वो कोडी रोड्स को रेलेवेंट बनाने के लिए समरस्लैम में उनसे कम्पीट कर रहे थे। अब अगर सोलो सिकवा नहीं होते तो आपको लगता है कि कोडी रोड्स मेन इवेंट करते हैं समरस्लैम को? किसी भी कंडीशन में नहीं, रोमन को आना था इसीलिए। अब रोमन ने ऑलरेडी चैलेंज भी दे दिया है कोडी रोड्स को कि मैं वो टाइटल वापस लूंगा, तो लोगों को ये भी पता है कि हाँ भाई फिर रोमन कोडी का आगे मैच होगा। इवन लोगों को ये भी पता है कि रॉक वापस आएगा तो कोडी से लड़ेगा। तो अगर लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो स्टिल ब्लड लाइन वर्सेज कोडी का ही वेट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कोडी के लिए स्टोरी लाइन्स की बहुत कमी है। बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ तो मैं इसको 50 बार रिपीट नहीं करूँगा। 2-3 बड़े मैचेस हैं जो कि कोडी के लिए याद आते हैं भाई दिमाग में। एक तो कोडी वर्सेस ऑर्टन एंड एक कोडी वर्सेस सीना। इसके अलावा मेरे दिमाग में ऐसे जो क्विक ना आता नहीं है कुछ।
पहले अगर मैं बात करूँ किसी और टैलेंट के बारे में तो 50 मैचेस आ जाएंगे। गुंथर के कितने मैचेस हैं, गुंथर वर्सेस ब्रॉक, गुंथर वर्सेस सीना, गुंथर वर्सेस रोमन, कितने सारे मैचेस हो सकते हैं, 50 मैचेस भाई। लेकिन ये चीज़ आप कोडी के साथ नहीं कर सकते जो कि आपके मेन चैंपियन है, फेस ऑफ द कंपनी है। तो ये दिक्कत है। इसके बाद तीसरा पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई जो टैग टाइटल्स हैं उनको थोड़ा पेपर व्यूज़ में शो करा जाए। बाय द वे इस वीडियो के अंदर एडिटिंग नहीं होने वाली है बिकॉज मैं इन वीडियोज़ में एफर्ट्स डालता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जितना रॉ रखते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बैठता है आप सबके साथ में। तो मेरे अकॉर्डिंग टैग टाइटल्स को भी पेपर व्यूज़ में डालना चाहिए। आपके पास बहुत सारी टैग टाइटल्स है, इवन अब तो भाई टाइटल स्प्लिट भी होगी ना, पहले तो अनडिस्प्यूटेड टाइटल थी, अब तो टाइटल स्प्लिट हो गई, आपके पास बहुत सारी टैग टीम्स है, लेकिन फिर भी पेपर व्यू में स्पॉट कहाँ मिलता है। अभी देखो बैश इन बर्लिन में एक भी टैग टाइटल मैच कंफर्म नहीं है। टैग टीम मैच है, मिक्स टैग टीम मैच, लेकिन टैग टीम टाइटल मैच नहीं है। तो WWE के पास टाइटल्स इतनी है, पेपर व्यूज़ में डाल नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं। लेकिन टैग टाइटल मैच देखो बैश इन बर्लिन से पहले होगा, लेकिन बैश इन बर्लिन में नहीं होगा। तो ये भी एक दिक्कत है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि टैग टाइटल्स को थोड़ा और रेलेवेंट बनाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर लास्ट टाइम टैग टाइटल्स बहुत रेलेवेंट रही है तो या तो वो ऊसोस के पास थी, नहीं तो उससे पहले अगर बहुत रेलेवेंट रही है तो देन न्यू डे के पास जब थी वो ब्राउन वाली टाइटल, मैं वहाँ पे जाऊँगा सीधा। तो मेरे अकॉर्डिंग उसके बाद कभी टैग टाइटल बहुत रेलेवेंट बनी नहीं। अभी इसको बनाना है तो भाई आप पेपर व्यू में एटलीस्ट शोकेस करो, बस टाइटल स्प्लिट करने से, नई टाइटल्स लाने से कुछ नहीं होता, उसको दिखाओ भी एटलीस्ट पीपीवी में या फिर पीएलई में, जो भी आप कहना चाहो। चौथा पॉइंट है मेरा लैक ऑफ सरप्राइजेस, एंड आई नो कि बहुत सारे लोग इससे अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे इतने तंग आ चुके हैं लोग कि भाई ट्रिपल एच एरा के अंदर सरप्राइज नहीं है, वो शॉकिंग एलिमेंट नहीं है। हम सबको पता था रोमन रेंस आने वाले थे समर स्लैम में, तो वो आए। कभी कदार ऐसा शुरू में हमें देखने को मिला था कि ट्रिपल एच ने कहा था कि आप जब एक्सपेक्ट करोगे मैं सरप्राइज उस टाइम दूंगा ही नहीं, तो शुरू में वो चीज़ वर्क करी थी। लेकिन अब तो भाई हम सबको पता होता है कि ये होने वाला है, वो होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेड वाली चीज़ें हैं ना भाई, वो कहीं ना कहीं खा रही है अंदर से WWE के सरप्राइज फैक्टर को। एंड बहुत टाइम से हमें कोई वो बवंडर वाला सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। सीएम पंक का रिटर्न, आप समझ रहे हो भाई इस चीज़ को, सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिनका रिटर्न कितना मैसिव हो सकता था, एंड आई थिंक बहुत मैसिव हुआ भी। लेकिन जरा सोचो अगर उस चीज़ को किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होता तो वो चीज़ कितनी मैसिव हो सकती थी। अब मैं इमेजिन का मतलब ये नहीं कह रहा कि डर्ट सीट्स ने रिपोर्ट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें तो आप हटाओ ना भाई, सब लोग इंटरनेट फॉलो नहीं करते हैं। WWE खुद से चीज़ें टीज करती है। टेलीविजन पे टीज देख के ही हमें आइडिया लग गया था कि सीएम पंक वापस आने वाले हैं, तो आप खुद से क्यों चीज़ों को टीज कर रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग हाँ हाइप बनाना काफ़ी है, बट आई थिंक हाइप डर्ट सीट्स बना देती है, ये WWE को करने की नीड नहीं है। यही करने के चक्कर में चीज़ें पहले ही स्पॉइल हो जाती हैं एंड वो सरप्राइज एलिमेंट चला जाता है। सीएम पंक का रिटर्न सरप्राइजिंग नहीं था भाई, तो सोचो फिर किसका ही होगा। तो ये सरप्राइज एलिमेंट इनको लाना चाहिए, एंड ये सिर्फ रिटर्न में नहीं भाई, ये किसी भी चीज़ में आ सकती है। मान लो टाइटल चेंज, मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, उसमें भी आप सरप्राइज एलिमेंट डाल सकते हो तुरंत। अगर लोगों को लग रहा है कि टाइटल चेंज नहीं होगा तुरंत कर दो, लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ये बंदा टाइटल हारेगा तो वहाँ पे मत हराओ। तो ये सारी चीज़ें सरप्राइजिंग होती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुकी है अगर आप विंस के एरा से कंपेयर करोगे। तो आखिरी पॉइंट जो मेरा है भाई वो है स्टेज सेटअप को लेके, एंड आई वंस अगेन नो कि इससे भी काफ़ी सारे लोग अग्री करने वाले हैं, मुझे मालूम है। स्टेज सेटअप के साथ इन्होंने जो हगा है भाई, सॉरी हाँ, इन लोगों ने जो हगा स्टेज सेटअप के साथ, मैं क्या ही बताऊँ, स्टेज के नाम पे कुछ नहीं बनाते हैं। आखिरी होप मेरी यही है कि नेटफ्लिक्स पे मंडे नाइट रॉ जाए तो शायद उसमें कुछ बेटर करें, एंड अगर उसमें नहीं भी कर रहे हैं भाई तो बड़े इवेंट्स में कुछ बेटर करो भाई। रेसलमीनिया के स्टेज का जो हाल करा इन्होंने इस साल रेसलमीनिया 40 में, बता भी नहीं सकता मैं, आप सब जानते हो। सिर्फ स्टेज ही नहीं बल्कि लाइटिंग भी इतनी घटिया भाई, बॉक्सिंग वाली फील पता नहीं क्यों देना चाह रहे हैं। मतलब लाइट्स डिम कर दो, अंधेरा कर दो, क्राउड दिख ही नहीं रही, आपस में रेसलर्स फाइट कर रहे हैं, ये मत करो भाई। ऑल एलीट रेसलिंग मत बनाओ। मतलब WWE को हम सब शायद आई थिंक इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप टियर होती है। सब कोई जानता है भाई, हर कोई जानता है कि WWE है तो स्टेज बवाल, पायरो बवाल, लाइटिंग बवाल, ग्राफिक बवाल। आप क्या कर रहे हैं भाई, ग्राफिक के नाम पे किसी के रेंडर में किसी का हाथ लगा दे रहे हैं, लाइटिंग के नाम पे बस रिंग में लाइट है, स्टेज पे लाइट है, क्राउड अंधेरे में मर रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। स्टेज के नाम पे भाई एक लगा दिया प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर एक LED LCD लगा दी, वो बात खत्म। तो भाई मंडे नाइट रॉ नहीं चल रहा है, स्मैकडाउन नहीं चल रहा। पहले तो भाई रॉ स्मैकडाउन में भी ज़्यादा लाइट्स होती थी आई थिंक ये पेपर व्यू से, लेकिन अब देखो आप समर स्लैम के स्टेज में कुछ नहीं भाई, टनल एंट्रेंस है। समर स्लैम का इस साल तो थोड़ा बेटर भी था, वो भी सोचो भाई ये वाला स्टेज अगर हमें बेटर लग रहा है तो हमारी होप्स कहाँ चली गई है। तो WWE को इस चीज़ में कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहिए, एंड ये कुछ दिक्कतें हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मान के चलो भाई 100 पॉजिटिव्स में से 5 नेगेटिव्स हैं, मतलब मैक्सिमम अभी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन हाँ कुछ क्रिटिसिज्म भी है मेरी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। एंड ऐसा नहीं है भाई कि ये नहीं सुधारेंगे तो कंपनी डूब जाएगी, ऐसा वैसा, इसको भी बात करना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए। तो मुझे लगा आपके साथ बस बात करते हैं, एंड यूजुअली इन चीज़ों पे बात करने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अपडेट्स कवर करते रहते हैं हम लोग। लेकिन आज अपडेट वगैरह सब कुछ खत्म हो चुकी, तो मुझे लगा कि
अभी ये कवर करते हैं। क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कल मिलेंगे वापस अपडेट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।